वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 16 मई को होने वाले कौमी सलामती कमेटी के इजलास के फैसलों की तौसीक। वज़ीर-ए-आज़म की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात बराह रास्त अवाम तक पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की काबीना को दौरा ईरान और रोड टू मक्का मंसूबे के बारे में ब्रीफिंग। ईरान से कम लागत बिजली की दरामद से बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में तरक्की और खुशहाली आएगी। रोड टू मक्का मुआहदे से पाकिस्तानी हाजियों की इमिग्रेशन का अमल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ही होगा। आइंदा बरस लाहौर और कराची से जाने वाले आज़मीन हज को भी ये सहूलत मुहैया होगी। इमरान खान की रिहाइशगाह जमान पार्क में शरपसंद अनासर और दहशतगर्दों की मौजूदगी का मामला। लाहौर पुलिस ने इमरान खान के घर की तलाशी के लिए सर्च वारंट जारी कर लिए हैं। कमिश्नर लाहौर की सरबराही में 4 रुकनी वफ्द का जमान पार्क का दौरा। डीआईजी ऑपरेशन, डीसी लाहौर और एसएसपी ऑपरेशन भी हमरा। घर के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों की सर्चिंग की जाएगी। 9 मई के वाकया की जितनी मजम्मत की जाए कम है। सोच भी नहीं सकता कि कोई मुहिब्बे वतन मुल्क के खिलाफ इस हद तक जा सकता है। कौमी सलामती के इदारों को निशाना बनाना और कौमी इमलाक को नुकसान पहुंचाना मुल्क दुश्मनी है। ये अमल जग हंसाई का सबब बना। कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ। सियासी बहरान पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। हमारे लीडर और पार्टी के कई लोग गिरफ्तार हुए। कभी तशद्दुद की सियासत नहीं की। 9 मई को अस्करी और सिविल तनसीबात पर हमले करने वाले मुल्क दुश्मन हैं। इनका ट्रायल आईनी तरीक़ाकार के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट्स में होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की अल जज़ीरा से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुबीन खिलजी और जय प्रकाश ने भी पीटीआई छोड़ दी। 9 मई के वाकयात की शदीद मजम्मत। मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों का किसी तरह हिस्सा नहीं बन सकते। मुसल्लह अफवाज और शोहदा हमारा फख्र हैं। 9 मई के वाकयात में मुलव्विस शरपसंदों को पकड़कर करार वाकई सजा दी जानी चाहिए। ज़ल्म खलीलजाद पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाने, पाक फौज और कौम के दरमियान तकसीम करने की साजिशों में मसरूफ है। ये वो शख्स है जिसने अपनी कौम और अपने वतन अफगानिस्तान से गद्दारी की। ज़ल्म खलीलजाद ने कभी भी अपनी ज़बान या कलम से अफगानिस्तान में होने वाले मज़ालिम पर आवाज़ नहीं उठाई। वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का बयान। अरब लीग का सरबराही इजलास सऊदी अरब के शहर जद्दा में शुरू हो गया। फलस्तीन, लबनान, मिस्र, बहरीन और यमन और शाम के सरबराहान की शिरकत। 2011 से शाम में जारी तनाज़े के बाद सदर बशार अल असद का सऊदी अरब का यह पहला दौरा है। इजलास में शाम की अरब लीग में मुकम्मल वापसी पर गौर किया जाएगा। अगले 2 से 3 रोज के दौरान मुल्क के मैदानी इलाकों में दिन के दर्जा हरारत मामूल से 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी वस्ती इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात की पेशगोई। पाकिस्तान आर्मी की कुर्बानियों को किसी कीमत पर भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जब जब पाकिस्तान पर मुश्किल घड़ी आई, मुश्किल वक्त आया, पाक अफवाज ने हमारा साथ दिया। ये पाक अफवाज ही है जो हमारी सरहदों की हिफाजत करती है, तो हम सुकून की नींद सोते हैं। अगर ये हमारी सरहदों की हिफाजत ना करें तो हम सुकून की नींद सो नहीं सकते। मैं दुआ करती हूँ तमाम पाक अफवाज के नौजवानों के लिए, उनकी सलामती के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए। पाक अफवाज है तो हम हैं, पाक अफवाज है तो पाकिस्तान है।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और प्रोग्राम न्यूज़ शो एट 6 में मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा और मैं हूं मुकद्दस इफ्तिखार। आगाज़ में आपको बताएं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि ईरान के साथ बाहमी ताउन के फ़रोग़ और तिजारत को वुसअत देने के लिए हुकूमत पुरआज़म है। दोनों मुल्कों के दरमियान तवानाई के शोबों में ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात अवाम तक बराह रास्त पहुँचाए जाएँ। तफसील बताएंगे आगा मसूद खालिद अपनी रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। काबीना ने 16 मई को होने वाले कौमी सलामती कमेटी के इजलास में किए गए फैसलों की तौसीक की। वज़ीर आज़म ने काबीना के अरकान को दौरा ईरान की तफसीलात से आगाह करते हुए कहा कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी से होने वाली मुलाकात बहुत तामीरी और नतीजा खेज रही, जिसमें दोनों अतराफ की जानिब से ताल्लुकात के फरोग और दो तरफा तिजारत को वुसअत देने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान के सदर ने तवानाई और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों जानिब से तरजीही इकदामात करने के बाइस ईरान से 100 मेगावाट सस्ती बिजली की दरामद का मंसूबा कलील मुद्दत में मुकम्मल हुआ, जो कि अरसा दराज से इल्तवा का शिकार था। इस मंसूबे से जनूबी बलोचिस्तान खसूसन गवादर में बिजली की तरसील यकीनी बनाई गई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरानी सदर के साथ मुलाकात में ज़राअत, साइंस और टेक्नोलॉजी और शमसी तवानाई के शोबों में ताउन पर भी मुफीद बातचीत हुई। वज़ीर खारजा की सरबराही में एक आला सतह वफ्द ईरान का दौरा करेगा ताकि इन अमूर पर ठोस पेशरफ्त हो। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान को बताया कि दोनों ममालिक ने 900 मील तवील सरहद पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया और सिक्योरिटी के निज़ाम को मजीद बेहतर करने पर रजामंदी जाहिर की। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी, जो उन्होंने कबूल की। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान को सऊदी अरब के साथ 16 मई को होने वाले रोड टू मक्का मुआहदे की तफसीलात से भी आगाह किया, जिससे पाकिस्तानी हाजियों की कसीर तादाद मुस्तफीद हो सकेगी। इस मुआहदे के तहत इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 26,143 पाकिस्तानी हाजियों की इमिग्रेशन का अमल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ही होगा और वो सऊदी एयरपोर्ट पर लंबे इंतजार से बच सकेंगे। वज़ीर आज़म ने इस उम्मीद का इजहार किया कि सऊदी हुकूमत की मावनत से आइंदा बरस लाहौर और कराची से भी जाने वाले आज़मीन हज को ये सहूलत मुहैया हो सकेगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के हवाले से वज़ीर आज़म ने कहा कि इसके असरात को फौरी तौर पर अवाम तक पहुँचाया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तकरीबन 11% कमी के तनासिब से किरायों और अशाए ज़रूरिया और खुर्रोनोश की कीमतों में कमी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने हिदायत की कि वजारत दाखिला और मुल्क भर में जिली इंतजामिया दीगर अशिया की कीमतों में कमी यकीनी बनाए और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्ती से एक्शन लिया जाए। काबीना ने रावलपिंडी में इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल कायम करने की मंजूरी दे दी। इस नए ट्रिब्यूनल पर कोई इजाफी अखराजात नहीं आएंगे, बल्कि मौजूदा एहतसाब अदालत नंबर 4 को इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल में तब्दील किया जाएगा। विफाकी काबीना ने काबीना कमेटी बराए लेजिस्लेटिव केसेस के 11 मई 2023 को मुनक्किद होने वाले इजलास में किए गए फैसलों की भी तौसीक की। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के शाही ख़ानदान के रुकन और अबू सैबी पोर्ट्स के चेयरमैन शेख अहमद अल मकतूम की वफ़द के हमरा इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान बरादराना ताल्लुकात का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मुख्तलिफ शोबों बिलखसूस तिजारत और सरमायाकारी में बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने को खुसूसी अहमियत देता है। वज़ीर आज़म ने अबूज़बी पोर्ट्स का पाकिस्तान की बंदरगाहों और शिपिंग की सनत में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमायाकारों को हर मुमकिन हुकूमती ताउन फराहम किया जाएगा। शेख अहमद अल मकतूम ने कहा है कि पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात की सरबराह और सरमायाकारी को वुसअत देने के मकसद से उनका 2 माह की कलील मुद्दत में पाकिस्तान का यह दूसरा दौरा है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार, वज़ीर बराए बहरी उमूर सैयद फैसल अली सब्ज़वारी, मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर जहांसीब खान, तारिक फातमी और पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम सालिम अलजाबी भी मुलाकात में मौजूद थे। कमिश्नर लाहौर की सरबराही में 4 रुकनी वफ्द जमान पार्क में इमरान खान की रिहाइशगाह का दौरा कर रहा है। उनके हमरा DIG ऑपरेशन, DC लाहौर और SSP ऑपरेशन भी हैं। लाहौर पुलिस के पास इमरान खान के घर की तलाशी के लिए सर्च वारंट मौजूद हैं, जो घर के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों की सर्चिंग करेगी।
لاہور پولیس کے مطابق عمران خان کی رہائش گاہ زمان پارک میں شرپسند عناصر اور دہشت گردوں کی موجودگی کی پولیس کے مطابق مصدقہ اطلاعات ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں وقاص بھٹی، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقاص، ابھی کیا صورتحال ہے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، اب سے تھوڑی دیر پہلے حکومتی ٹیم کی طرف سے ڈی سی لاہور، کمشنر لاہور اور ڈی آئی جی آپریشن، ایس ایس پی آپریشن زمان پارک آئے تھے، جو عمران خان اور عمران خان کی لیگل ٹیم کے ساتھ مذاکرات طے تھے۔ اس حوالے سے وہ ان کے پاس سرچ وارنٹ بھی تھے، انہوں نے آ کر بیرونی حصے کی تلاشی بھی لی تھی، اور اس کے بعد وہ اندر رہائش گاہ میں چلے گئے اور وہاں پر عمران خان اور اس کی لیگل ٹیم کے ساتھ ان کی مذاکرات چلتے رہے، جو 1 گھنٹہ طویل چلتے رہے تھے، اور وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی مذاکرات ختم ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جب ٹیم واپس آئی ہے تو انہوں نے ابھی اس چیز سے آگاہ نہیں کیا ہے کہ کیا ایس او پیز بنے ہیں، کیا ڈیڈ لاک ہوا ہے بیچ میں۔ تو حکومتی ٹیم اس ٹائم زمان پارک سے روانہ ہو چکی ہے۔ قانونی ٹیم اس وقت زمان پارک سے روانہ ہو چکی ہے۔ وقاص بھٹی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام استحکام پاکستان ریلی معاون خصوصی عطا طارق کی قیادت میں راہوالی کینٹ کی جانب رواں دواں ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد مسلح افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی میں شریک ہے۔ ناظرین، استحکام پاکستان ریلی کا انعقاد کیا گیا، جو کہ گجرانوالہ سے شروع ہوئی، اور مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام استحکام پاکستان ریلی کی قیادت معاون خصوصی عطا طارق کر رہے ہیں۔ لوگوں کی بڑی تعداد اس ریلی میں موجود ہے۔ کچھ دیر قبل یہ ریلی راہولی کینٹ کی جانب رواں دواں تھی اور راہولی کینٹ پہنچ چکی تھی۔ مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام 9 مئی کو جو پرتشدد کارروائیوں اور واقعات عمل میں لائے گئے تھے، ان سے اظہار یکجہتی کے لیے، پاک افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے اور ان کارروائیوں کی مذمت کے حق میں یہ ریلی نکالی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام استحکام پاکستان ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ گجرانوالہ سے اس ریلی کا آغاز ہوا اور معاون خصوصی عطا طارق اس ریلی کی قیادت کر رہے ہیں۔ شہریوں کی بڑی تعداد مسلح افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے اس ریلی میں شریک ہے، اور استحکام پاکستان ریلی معاون خصوصی عطا طارق کی قیادت میں راہوالی کینٹ کی جانب رواں دواں ہے۔ ناظرین، قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کے اداروں کو نشانہ بنانا اور اپنی قومی املاک کو نقصان پہنچانا کسی صورت بھی ملک سے دوستی نہیں ہے۔ جناح ہاؤس لاہور اور ریڈیو پاکستان پشاور پر شرپسندوں کے حملے کے حوالے سے پاکستان ٹیلی ویژن کو اپنے خصوصی پیغام میں راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ یہ عمل دنیا میں جنگ ہنسائی کا سبب بنا ہے۔ سیاہ دن ہمیشہ ہمیں اس سانے کی یاد دلاتا رہے گا۔ یہ کون لوگ ہیں، کس طرح کوئی اپنے ملک کے خلاف یہ سوچ سکتا ہے، اپنے اداروں کے خلاف اس حد تک کوئی جا سکتا ہے، اور خاص طور پر اپنے قومی اداروں کو، سلامتی کے اداروں کے خلاف اس طرح کی کوئی بات کرنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دشمن ہی کر سکتا ہے۔ آج اس سارے واقعے پر اگر کہیں شادیانے بجائے جا رہے ہیں، جہاں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، تو وہ تو ہمارا ازلی دشمن ہندوستان ہے یا پاکستان کے جو بدخواہ ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہوں گے، ورنہ تو ہر پاکستانی کا دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے۔ لیکن میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ افواج پاکستان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے بڑے ضبط کے ساتھ، بڑے صبر اور تحمل سے انہوں نے اس کا مظاہرہ کیا۔ یہ ہمارا ملک ہے، یہی ہمارے سروں کی چھتری ہے، یہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کی ہمارے پاس امانت ہے۔ پاکستان سے ہم نے محبت کرنی ہے، پاکستان ہی ہمارا سب کچھ ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ پاکستان کی محبت، پاکستان کے ساتھ عشق جو ہے وہی ہماری منزل ہے، اسی میں ہماری بقا ہے اور اسی میں ہماری عزت اور وقار بھی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا کہنا ہے کہ عسکری اور سول تنصیبات پر حملے کرنے والے ملک دشمن ہیں، ایسا عمل پاکستان کے خلاف جنگ کے مترادف ہے۔ عالمی نشریاتی ادارے الجزیرہ سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان میں سیاسی بحران ضرور ہے، لیکن بہت جلد اس پر قابو پا لیا جائے گا۔ 9 مئی کو راولپنڈی، میاں والی اور لاہور میں پرتشدد واقعات کے دوران پی ٹی آئی کے مسلح جتھوں نے عسکری تنصیبات پر حملے کیے۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے عسکری تنصیبات، ملٹری بیسز اور عسکری شخصیات کی رہائش گاہوں پر حملے کیے، ان کے ٹرائل آئین میں دیے گئے طریقہ کار کے مطابق ملٹری کورٹس کے تحت ہوں گے۔ خواجہ محمد آصف نے کہا کہ ہم نئی عدالتیں اور نئے قوانین نہیں بنا رہے، پہلے سے قوانین موجود ہیں۔ ایسے ملزمان کے پاس ہائی کورٹس اور پھر سپریم کورٹ میں اپیل کا حق ہوگا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان میں اس سے پہلے بھی گرفتاریاں ہوتی رہی ہیں۔
मेरा लीडर और मेरी सियासी पार्टी के कई लोग गिरफ्तार हुए थे, लेकिन हमने कभी तशद्दुद की सियासत नहीं की। इलेक्शन अक्टूबर में अपने वक्त पर होंगे। नाज़रीन, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान ने इक़्तिदार में रहकर मुल्क की बदनामी कराई, इक़्तिदार से निकलकर भी हर अमल और हरकत से मुल्क को बदनाम किया। इमरान नियाज़ी के बयान पर रद्द अमल देते हुए उन्होंने कहा कि सऊदी अरब की दी हुई घड़ी बेचकर साइफर का झूठ गढ़कर मुल्क को बदनाम किया गया। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार से निकलकर कौमी इदारों, शहादा की यादगारों पर हमले करके मुल्क की बदनामी कराई। 9 मई के जुर्म की मजम्मत काफ़ी नहीं, एतराफ़ जुर्म करो और उसकी जिम्मेदारी कबूल करो। मजम्मत से 9 मई का जुर्म छुप सकता है और नाम मुजरिम। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि तस्लीम करो कि 9 मई की खुली दहशतगर्दी और शहादा की यादगारों की बेहुरमती के पीछे तुम मास्टरमाइंड थे और तुमने मंसूबाबंदी की। तस्लीम करो कि तुमने अस्पताल, स्कूल, मसाजिद, एम्बुलेंस और कोर कमांडर का घर जलाने का मंसूबा बनाया। मजम्मत ना करें बल्कि दहशतगर्दी के मरकज जमान पार्क में छुपे दहशतगर्द कानून के हवाले करें। पुलिस पर पेट्रोल बम, गोलियां और पत्थर बरसाने वाला सिर्फ मजम्मत करके जान नहीं छुड़ा सकता। रियासत पे हमला करने वालों को सजा देना दुनिया में कहीं भी किसी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि अस्पताल, स्कूल, मरीजों पे हमले करके एम्बुलेंस और बेज़बान जानवरों को जिंदा जलाना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हैं। इन वहशियों को सजा देना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ नहीं है। फाशिस्ट के हाथों बहू बेटियों बहनों को झूठे मुकदमों में गिरफ्तार करना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी थी। तैयबा गुल को अगवा करके वज़ीर आज़म हाउस में कैद रखना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी थी। सहाफ़ियों को सच बोलने पर कैद करना, गोलियां मारना, अगवा करना, पसलियां और नाक की हड्डियां तोड़ना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी थी। पीटीआई के टिकट पर रुकन बलोचिस्तान असेंबली मुबीन खिलजी ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी है। पार्टी से अलहदगी का ऐलान कोटा प्रेस क्लब में किया है। मुबीन खिलजी ने 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मजम्मत करते हुए कहा कि मुल्क की सलामती अव्वलीन है, पाकिस्तान है तो हम हैं। जिनाह हाउस पर हमला हो या जलाओ गिराओ, हर तरह की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां काबिल मजम्मत हैं। एक सवाल पर साबिक पीटीआई रुकन का कहना था कि पार्टी से अलग होने का फैसला किसी दबाव से नहीं बल्कि ज़मीर के मुताबिक किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जयप्रकाश ने भी पीटीआई छोड़ दी है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हुए पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया। जयप्रकाश का कहना था कि फौज है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है और हम हैं। उन्होंने कहा कि 5 रोज से सोच में मुब्तला था, फैसला आज किया है। मैं बगैर किसी दबाव के पार्टी छोड़ रहा हूँ। जयप्रकाश ने कहा कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस शरपसंदों को पकड़कर करार वाकई सजा दी जानी चाहिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत 9 मई के वाक़यात का जायजा लेने के लिए आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में शरपसंदों के खिलाफ दर्ज केसेस की भरपूर पैरवी करने का फैसला किया गया और मुतल्लिका कमिश्नर्स और आरपीओस को प्रोसिक्यूशन के अमल का जायजा लेने के लिए रोजाना खुद मीटिंग की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि मफरूर शरपसंदों की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाए और आर्मी तनसीबात और अवामी असासों पर हमला करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। नाज़रीन, अल-कादिर ट्रस्ट करप्शन केस ऐसी कहानी है जिसमें जाती मफाद के लिए कौमी खजाने को 60 अरब रुपए का टीका लगा दिया गया। अल-कादिर करप्शन केस है क्या? ये कहानी है इमरान खान और बुशरा बीबी की घिनौनी करप्शन की। 2019 में बरतानवी हुकाम ने एक पाकिस्तानी प्रॉपर्टी टाइकून के अकाउंट से 60 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी और ये रकम हुकूमत पाकिस्तान को वापस लौटा दी। आज तक जो भारत और हमारे दुश्मन मुल्कों ने जुर्रत नहीं की कि हमारे दिफाई तनसीबात, कौमी सलामती इदारों को अटैक किया जाए, वो इमरान नियाज़ी ने करप्शन छुपाने के लिए किया। और आज वो हमारे तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, दोस्ताना ताल्लुकात हैं। लोगों को कह कि अमरीकी साजिश है, आज अपनी फौज पे हमला करके अमेरिका को कह रहा है कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, हमारे वर्कर उठाए जा रहे हैं। आपके वर्करों को और हार पहनाएं। जिन वर्करों ने, जिन एमएनएज एमपीएस ने दिफाई तनसीबात पर हमले किए, इधर गुजरांवाला चंदा किला पर जब इकट्ठे किया गया तो किसने कहा कि गुजरांवाला कैंट की तरफ पेशकदमी करो और तबाह कर दो कैंट को? ये वो लोग थे, मुट्ठी भर लोग थे, टोलियों में लोग थे जिनका सियासी वजूद कोई नहीं है, जो अपनी लीडर की करप्शन को छुपाने के लिए आज पाकिस्तान के शोहदा की बेहुरमती की गई। एमएम आलम का जहाज एयर कमोडोर एमएम आलम ने 1965 की जंग में
6 जहाज गिराए 60 सेकंड से नीचे के टाइम में। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और जब वो जहाज गिराए तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, उसके जहाज तक को ना बख्शा गया। इमरान नियाजी और उसकी जमात किसी माफी के मुस्तहिक नहीं है। ये दहशतगर्दी के पर्चे भी चलेंगे, मिलिट्री एक्ट के पर्चे भी चलेंगे और इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मैं आज हैरान हो गया हूं लोगों की तादाद देखकर कि लोग जिस तादाद में वालेहाना मोहब्बत का इजहार करने के लिए निकले हैं पाक फौज के साथ, मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। और जिस तरीके से शोहदा की तस्वीरें उठाई हुई हैं, फौजी क़यादत की तस्वीरें उठाई हुई हैं, मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि मकामी लेवल पे इतनी बड़ी रैली का हो जाना मेरे लिए ये बहुत बाइस फ़ख्र बात है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। न्याजी ने जो साजिश की थी उसकी सजा पाएगा, इंशाल्लाह ज़रूर पाएगा। और अब ये कोई गुंजाइश नहीं है कि आप कौमी सलामती के इदारों पर अटैक करें। ये इस मुल्क की तारीख का एक अहम तरीन मोड़ है। इनको माफ़ी ना मिलेगी ना मिलने देंगे। कोर्टों से भी मेरी गुजारिश है, आप रखना मत डालें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लोगों को रिहा करना शुरू किया, लाहौर हाई कोर्ट ने लोगों को रिहा करना शुरू किया। आर्टिकल 245 के तहत फौज बुलाई जा चुकी है इन एड ऑफ सिविल पावर। इस आर्टिकल के होते हुए आप लोगों को रिहा कर ही नहीं सकते, आपकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। तो अदलिया इसमें हायल मत हो। जो कौमी सलामती के इदारों और तनसीबात पर हमले किए गए हैं उन मुजरिमान का तहफ़्फ़ुज़ मत करे। ये कौमी फरीज़ा, इसके लिए जान भी दे देंगे। आप देख सकते हैं जिस तादाद में लोग मौजूद हैं। मैं तो आज जज्बाती हो गया हूँ कि मैंने इतना बड़ा मजमा नहीं देखा कि जिंदाबाद जिंदाबाद हुकूमतें बतौर सियासी जमात और बतौर हुकूमत हमारी ये अपनी कौम के साथ, अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट है कि शोहदा की अरवाह को तस्कीन पहुंचाएंगे। इन मुजरिमों को मुट्ठी भर जो मुजरिम हैं, जो कीबोर्ड पे बैठ के ठंडे कमरों में तनकीद उन पे करते हैं, जो बंदूकें लेके अपने घर बार बीवी बच्चों से दूर सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। ये बड़ा आसान काम है कि कमरे में बैठो, एक वीडियो अपलोड कर दो यूरोप से, अमेरिका से, मिडल ईस्ट से, पाकिस्तान के अंदर से, ठंडे कमरों में कीबोर्ड पे बैठ के सरहदों के मुहाफिज जो मौसम की सख्ती को भी बर्दाश्त करते हैं, सियाचिन के बर्फ पोश पहाड़ों से लेकर सिंध के रेगिस्तानों तक अब कुर्बानियां देते ताकि हम चैन की नींद सो सकें। अब इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इमरान नियाजी के दिन गिने जा चुके, इसको एहतसाब का सामना भी करना पड़ेगा और जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। अल्लाह ताला के मुआवने ख़ुसूसी अतातारड़ इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिफाई तनसीबात पर हमला करने वालों को हार नहीं पहनाए जा सकते। आज लोग पाक फौज से वालेहाना मोहब्बत के लिए निकले हैं। पाक फौज से इजहारी यकजहती के लिए रैली के कामयाब इनकाद पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। इमरान खान और तहरीक इंसाफ किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। पाक फौज के जवानों ने पाकिस्तान के लिए हर बहास पर अपनी जानों का नजराना दिया। मैं बस इतना कहूंगा, सियासत को एक तरफ रखें, खुदारा पाक फौज के साथ मुंसलिक न करें।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से प्रोग्राम में नाज़रीन खुशामदीद कहेंगे। अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस एक ऐसी कहानी है जिससे ज़ाती मफाद के लिए कौमी खजाने को 60 अरब रुपए का टीका लगाया गया और नैब की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को तलबी के नोटिस जारी किए गए थे, जिसके जवाब में इमरान खान की जानिब से कहा गया कि वो नहीं तलब हो सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तमाम तर मुकदमात में 22 मई तक मोहलत दी गई है और वो जमानतों के लिए दरखास्तें भी दायर कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान का जो रवैया है वो कितना काबिल मजम्मत है। एक तरफ तो मुल्क को जिस तरह से करप्शन के हवाले से सामना रहा और इमरान खान अब पेश नहीं हो रहे हैं, उस हवाले से बात करेंगे और साथ ही साथ जिस तरह से 9 मई को वाकयात पेश आए, पुरतशद्दुद कार्रवाइयां हुई, उसके बाद पाक फौज से इज़हार यकजहती किया जा रहा है और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो पार्टी को खैराबाद भी कह रहे हैं। ये सारी सूरत हाल पर और इमरान खान के रवैये पर बात करेंगे। डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, इस सारी सिचुएशन को आप किस तरह से देख रहे हैं, खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो रवैया है उनका अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस में नैब की जानिब से तलबी के नोटिस जारी किए गए लेकिन वो पेश नहीं हो रहे और ओवरऑल जो सिचुएशन चल रही है, कैसे देख रहे हैं इस रवैये को खास तौर पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये काफी अफसोसनाक मामला है कि एक ओपन एंड शट केस है अलकादिर ट्रस्ट का, जिसके अंदर 190 मिलियन पाउंड एक बिजनेस टाइकून जो है उन्होंने भेजे, उनके पकड़े गए बाहर पाकिस्तान से। वो पैसा जो है वो नेशनल क्राइम एजेंसी यूके की जो है उन्होंने पाकिस्तान ट्रांसफर किया और इमरान खान साहब की हुकूमत ने वो पैसा उसी बिजनेसमैन को वापस कर दिया। तो ये बड़ा सिंपल ओपन एंड शट केस है और इसके अंदर ज़ाहिर इमरान खान साहब ये जानते हैं कि उनको सजा हो जाएगी जब भी कभी ये केस जो है वो चला। तो इसलिए अब वो कभी हीले बहानों से इधर उधर हो रहे हैं, कभी कोई कहानी सुनाते हैं, कभी कोई कहानी, लेकिन वो अपने एड्रेस में ये बात मान चुके हैं कि उन्होंने बतौर जो है वो ये जो सहूलतकारी की है, ये जो करप्शन की है, इसके एवज उन्होंने ज़मीनें ली हैं, उन्होंने जो है वो और पैसे लिए हैं और जायदादें जो है वो उसकी बेगम लेती रही हैं पहले भी। तो वो जो है अब मतलब ये बड़ा वाज़ेह केस है, इसके अंदर कोई इबाहम नहीं है और जो है वो इसलिए वो उसको अवॉइड कर रहे हैं, जो कि बड़े अफसोसनाक बात है। सर, इमरान खान की सहूलतकारी की जैसे आपने बात की, तो सहूलतकारी आपको नहीं लगता कि अब भी इमरान खान को इतनी आसानी से ज़मानतें दे दी जाती हैं और इमरान खान नैब के नोटिस का जवाब भी नहीं देते? 9 मई के आपने वाकयात देखे और उसके बाद जब उनको गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद 9 मई के सारे वाकयात, और अब भी इमरान खान यही बात कह रहे हैं कि अब भी अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो फिर यही सब कुछ होगा। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि इमरान खान साहब को जब भी क्या कहते गिरफ्तार किया जाता है केस के अंदर, तो वो जो है वो कोई ना कोई बहाना बना देते हैं और वो किसी न किसी बहाने की वजह से फिर वहाँ पे आते नहीं है और अदालतें जो है वो अनफॉर्चुनेटली इससे पहले जो है वो बहुत सारे और भी पोलिटिकल पार्टी जो है बड़ा मुश्किल वक्त आया, मगर कभी इस किस्म की सहूलतकारी जो अदालतें कर रही हैं वो पहले कभी नजर नहीं आई। मतलब आप देखेंगे जमानत ऐसी दी जाती है कि कोई केस हो जो बना हुआ हो, जो बन सकता हो, उसके ऊपर भी जमानत है। तो जहाँ मामला इस हद तक खराब हो चुके हो, वहाँ पे आप मुझे खुद बताएं कि जो है वो मतलब यह अफसोस का मुकाम है कि इमरान खान साहब जो है ये अभी भी इतनी सारी करप्शन केसेस के बावजूद, स्टेट पे हमला करने के बावजूद जनमनाते चलते हैं, उनको अभी तक कोई उठने वाला नहीं है। हालांकि मुस्लिम लीग नून में जो है वो आपको याद होगा 2018 से पहले इतने सारे केसेस हम पे बनाए गए और मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो उन पे जो केस बनाया गया उस पर सुप्रीम कोर्ट का जज लगा दिया गया कि उसकी मॉनिटरिंग करेगा और उस केस की जो वो थी पैरवी वो उसकी वो रोजाना होती थी, यानी कि रोजाना वो लगता था और इवन सैटरडे संडे को भी उन्होंने कैसे अदालतें लगाई है। तो एक तरफ ये मामला है और दूसरी तरफ जो है वो जमानतें बट रही हैं, जो कोई जाता है उसको जमानत मिल जाती है। तो ये अफसोसनाक है, यही वो पलड़ा है जिसके बारे में बार बार कहा गया है कि ये बराबर नहीं है। जी बिल्कुल, यही वो पलड़ा है जिसका बार बार कहा जाता है कि ये बराबर नहीं है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं डॉक्टर अफनानुल्लाह खान, उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त दिया। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
नाज़रीन, अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए अब आपको बताएंगे चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए काउंसिल और वज़ीर आज़म के नुमाइंदे ख़ुसूसी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने अपने बयान में कहा है कि ज़ल्म खलीलज़ाद पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाने, पाक फ़ौज और कौम के दरमियान तकसीम करने की साजिशों में मसरूफ़ है। उन्होंने कहा कि ज़ल्म खलीलज़ाद वो शख्स है जिसने अपनी कौम और अपने वतन अफगानिस्तान से गद्दारी की। ताहिर अशरफी ने कहा कि ज़ल्म खलीलज़ाद ने कभी भी अपनी ज़बान या कलम से अफगानिस्तान में होने वाले मज़ालिम पर आवाज़ नहीं उठाई। ज़ल्म खलीलज़ाद जिसने पहले अफगानिस्तान को तबाह किया, कभी उसकी आवाज अपने हमवतनों के लिए नहीं निकली। अब वो पाकिस्तान पे तबसरे करता है और बिलखुसूस गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान उसने जो सिपा सलार कौम जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब के हवाले से और पाकिस्तानी फौज के हवाले से और पाकिस्तान के हालात के हवाले से गुफ्तगू की है, वो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की हुकूमत को इस पे एक्शन लेना है और इस शख्स को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर मुस्तकिल बुनियादों पर इसका पाकिस्तान में दाखिला बंद करना चाहिए। मुख्तलिफ मौके के मौके पर आपकी जो मुसलमानों के साथ दुश्मनी है, अफगानों के साथ दुश्मनी थी, जो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी थी, उसका आपको हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। आप उस वक्त को क्यों भूल गए जब आप पाकिस्तान की क़यादत के पास मिन्नतें करने आए थे किसी शख्स के लिए? मैं समझता हूं पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के मजहबी सियासी ज़ुआमा को इस तरह के लोगों के खिलाफ यक जुबान होकर बोलना चाहिए। तुम्हें किसने हक दिया है कि तुम पाकिस्तान के सियासी दाखिली मामलात और पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत के खिलाफ जिस तरह चाहो उस तरह की जुबान इस्तेमाल करो? तुम्हारी ये जुबान आफिया सिद्दीकी के मामले के ऊपर खामोश रहती है, तुम्हारी ये जुबान जब अफगानों पर बमबारी होती है, जो तुम्हारा अपना मुल्क है, उस पर खामोश रहती है, तुम्हारी ये जुबान जब बेगुनाह लोगों को गोंतानामो बे में ले जाया जाता है, उस पर खामोश रहती है, तुम्हारी ये जुबान जब बगराम एयरबेस और बाकी जगहों पर बेगुनाह इंसानों के साथ जो है वो जुल्म सितम होता है, उस वक्त खामोश रहती है। दरअसल अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, और अब मैं ये कह सकता हूं अमेरिकन के लिए भी तुम एक ऐसे फर्द हो जिससे नफरत और झूठ, किज़ब बयानी और साजिश के अलावा कुछ नहीं निकलता। हमें मालूम है कि पाकिस्तान के हालात को खराब करने के लिए जिस तरह पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतें इस वक्त मसरूफ अमल हैं और उनका हदफ पाकिस्तानी कौम और फौज का इत्तेहाद है। पाकिस्तानी कौम को समझना चाहिए, दरअसल ये मामला भी है, हमारी नौजवान नस्ल को समझना चाहिए कि ज़ल्म खलीलज़ाद किसकी जुबान बोल रहा है और ये कहां से ये मोहरा जो है इसको हिलाया जाता है, और वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जो इस्लाम का भी दुश्मन है, जो मजलूम फलस्तीनियों का दुश्मन है, जो मजलूम कश्मीरियों का दुश्मन है, और वो इस मोहरे को हिलाते हैं। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि 9 मई के दहशतगर्दी पर मबनी वाक़यात पर जिस तरह पाक फौज और सिपह सालार ने सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किया, इस पर पूरी कौम खिराज तहसीन पेश करती है। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि साबिक अमरीकी एलची अफगानिस्तान ज़ल्म खलीलज़ाद को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के बारे में अपने ट्वीट्स पर शदीद रद्द-ए-अमल का सामना है। ज़ल्म खलीलज़ाद ने आर्मी चीफ के सियालकोट गैरियन के हालिया दौरे के दौरान तकरीर के हवाले से ट्वीट किया था और ट्वीट्स की एक सीरीज में ज़ल्म खलीलज़ाद ने गैर जरूरी तौर पर पाकिस्तान के दाखिली मामलात पर नुक्ताचीनी की है। सोशल मीडिया सारिफीन का कहना है कि ज़ल्म खलीलज़ाद हमारी मुसल्लह अफ़वाज पर तनकीद से पहले ये बताना पसंद करेंगे कि उनके इस शोबे में महारत क्या है। एक सारिफ ने पूछा कि हमें बताएं कि आपके उर्दू ट्वीट्स कौन लिख रहा है, क्योंकि आपको ज़बान नहीं आती। नहीं, आपकी टाइमलाइन पर मौजूद जो 2 यकीनी तौर पर गूगल ट्रांसलेटर की तख्लीक नहीं है। तो सवाल ये है कि एक रिटायर्ड और मुस्तरद शुदा शख्स इस डिस इन्फॉर्मेशन की टीम को कैसे इकट्ठा कर रहा है। सोशल मीडिया सारिफीन का कहना है कि मिस्टर खलीलज़ाद, पाकिस्तान में किसी को भी आपके मशवरों की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर पर इसके बाद जो आपने एक हमवार चलने वाले मुल्क अफगानिस्तान के साथ किया। मेरा मतलब है उसे तबाह कर दिया।
सिंध के वजीर मेहनत सईद गनी ने कहा कि हम किसी सियासी जमात को जबर के जरिए खत्म करने के कायल नहीं। PTI छोड़ने वाले मुहिब वतन अनासर के लिए पीपल्स पार्टी के दरवाजे खुले हैं। इमरान खान ने तमाम हदें पार कर ली हैं। शरपसंदी में मुलव्वस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की वीडियोज मौजूद हैं। कराची में सईद गनी की सहाफियों से गुफ्तगू का अहवाल सुहेल जमाली के इस रिपोर्ट में देखिए। फर्नीचर एक्सपो के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से बात करते हुए सईद गनी ने कहा कि इमरान खान बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने शरपसंदों की हिमायत की। इमरान खान ने तो ये भी कह दिया था कि जिन लोगों ने हमला किया है वो सारे इस्टेब्लिशमेंट के और ISI के लोग हैं, उनके लोग नहीं हैं। अब उसमें किन किन के नाम हैं, वो जो एक नियाजी साहब इनके भांजे हैं उसकी वीडियो मौजूद है, इनकी जो MNAs ख़वातीन हैं उनकी वीडियो मौजूद हैं, इनकी जो खातून है यास्मीन राशिद साहिबा उनकी वीडियो मौजूद है, और इनके कई लोगों के सेनेटर्स की वो टेलीफोन कॉल्स मौजूद हैं। अब तमाम वो लोग जो इसमें मुलविस हैं और इमरान खान इन सब लोगों को अगर ये समझता है कि वो किसी के एजेंट हैं और वो एजेंट बन के काम कर रहे थे, तो इमरान खान की इस सोच के मुताबिक तो एक इमरान खान है जो किसी का शायद एजेंट नहीं है पाकिस्तान में, किसी और का मुल्क से बाहर। बाकी PTI में जितने लोग बैठे सब किसी न किसी के एजेंट हैं। उन्होंने कहा कि मुल्की इमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर को अदालतों से जमानत मिलना हैरत अंगेज है। इससे कबल सईद गनी ने एक्सपो सेंटर में स्टॉल्स का दौरा किया और वहां मौजूद मुल्की मसनूआत, फर्नीचर और आराइशी अशिया का जायजा लिया। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। रेडियो पाकिस्तान पेशावर का मरकजी गेट तोड़ने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद PTI के कारकुनों ने मुल्क भर की तरह पेशावर में भी पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान तोड़फोड़ की और सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया था। रेडियो पाकिस्तान पेशावर में भी जलाओ गिराव और तोड़फोड़ के दौरान मरकजी गेट तोड़ने वाले मुलजिम मोहम्मद उमर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम ने गेट हश्त नगरी के इलाके में कबाड़ी की दुकान पर 9,000 रुपए में फरोख्त किया था। मुलजिम की निशानदही पर मरकजी गेट भी बरामद कर लिया गया, जबकि मज़कूरा मुलजिम का एक साथी पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पेशावर के स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा तालिबात ने चौथे रोज़ भी रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा किया। तलबा तालिबात को रेडियो पाकिस्तान पेशावर में होने वाले वाक़े पर ब्रीफिंग समेत तबाहाल इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी कराया गया। असातिज़ा, तलबा और तालिबात ने इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि वो ऐसे नाखुशगवार वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हैं क्योंकि शरपसंदों ने सियासी मफादात की खातिर मुल्क के कीमती असासाजात को जलाया। तलबा तालिबात का कहना था कि हमारा अपना ही नुकसान है और हम ये उम्मीद करते हैं कि वतन अजीज़ में इंशाअल्लाह दोबारा ऐसे पुरतशद्दुद मुजाहिरे नहीं होंगे और ना ही असासाजात को नुकसान पहुंचाया जाएगा। असातिज़ा, तलबा और तालिबात ने मजीद कहा कि इस वाक़े से न सिर्फ रेडियो पाकिस्तान का नुकसान हुआ बल्कि मुल्क की तारीख का ये स्याह तरीन दिन तसव्वुर किया जाएगा। शरपसंद अनासिर अपने मज़मूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। जबकि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा तालिबात को फ्रंटियर कोर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज तीमरगरा की जली हुई इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा करवाया गया। तलबा और तालिबात ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिस पर पाक आर्मी और FC पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज के तालिब इल्मों के साथ इजहार यकजहती किया गया था। वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए उनका कहना था कि ऐसे वाक़यात में सिर्फ मुल्क दुश्मन अनासर ही मुलव्वस हो सकते हैं। हम सबको अपनी कौमी अमलाक और बिलखुसूस तालीमी इदारों की कदर करनी चाहिए। तलबा तालिबात ने कहा कि इस अजीम दरसगाह के तालिब इल्मों के जहनों में ये वाक़या हमेशा नखुश रहेगा। इस अफसोसनाक वाक़े से न सिर्फ उनकी तालीम मुतासिर हुई बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी भी हुई है। शहदाए पाक फौज के लवाहिकीन का मुल्क के मौजूदा हालात के तनाजुर में अपने ख्यालात का इजहार और अवाम को पैगाम। नशीर खान जब शहीद हुए आज से 23 साल पहले कारगिल में शहादत हुई, मुझे दुश्मन ने भी अवार्ड दिया, दुश्मन ने भी तारीफ की उसके बाद भी। ये कर्नल शेर खान की तारीफ नहीं थी, ये हमारे पाक आर्मी की तारीफ थी। कर्नल शेर खान कितनी भी बहादुर होते, अगर उसके जैसे खाकी पर या उसके जिस्म पर ये खाकी वर्दी न होती तो आज ये इज्जत न होती। पाकिस्तान को बदनाम ना करो, पाक आर्मी को बदनाम न करो, क्योंकि मैंने इज्जत देखी है शहीद की। मैं शहीद की तरफ से पूरी कौम को रिक्वेस्ट करते हैं, पावे वो कर्नल शेर खान की तस्वीर हो या किसी और शहीद की हो, स्टैचू हो या कहीं भी लगा हो, ये हमारे कौम के एहसास है। हमारी कौम के एहसासों को
अल्लाह की लिए ज़ाया नहीं करो। मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ है जब से ये 9 मई का वाक़या हुआ है। इसके अलावा भी इन लोगों को क्या पता कि हमारे बच्चे जवान जब सरहदों पे पहरा देते हैं और फिर शहादत पा जाते हैं, लेकिन ये देखकर इदारों के साथ इस तरह ज़्यादती ये अच्छी चीज़ नहीं है। जो 9 मई को वाक़या हुआ है यहाँ पे वो नहीं होना चाहिए था। सियासत के जो भी मामलात हैं वो अपने हैं, लेकिन मुल्क के रिसोर्सेज को तबाह ऐसे नहीं करना चाहिए किसी भी फर्द को, क्योंकि हम सब के ये अपने रिसोर्सेज हैं। 9 मई के हवाले से यही कहूँगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम लोग एक हैं, मुसलमान हैं, इस मुल्क के शहरी हैं, हमें एक दूसरे का ख्याल रख के साथ साथ चलना है। और बड़ा दिल दुखा यहाँ पे आके ये सारा कुछ देख के। बस अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। नाज़रीन, अरब लीग का सरबराही इजलास सऊदी अरब के शहर जद्दा में जारी है। इजलास में फ़लस्तीन, लबनान, मिस्र, बहरीन और यमन और शाम के सदर शरीक हैं। 2011 से शाम में जारी तनाज़े के बाद शामी सदर बशार अल असद का सऊदी अरब का ये पहला दौरा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इजलास में सूडान की खाना जंगी, फ़लस्तीन के खिलाफ इसराइल की हालिया जारहियत समेत दीगर अहम उमूर पर गौर होगा। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैज़ का कहना है कि इजलास में शाम की अरब लीग में मुकम्मल वापसी पर भी गौर किया जाएगा। नाज़रीन, अरब लीग का सरबराही इजलास सऊदी अरब के शहर जद्दा में इस वक्त जारी है और इजलास में फ़लस्तीन, लबनान, मिस्र, बहरीन, यमन और शाम के सदर शरीक हैं। इस वक्त सूडान में जो मोहलिक तनाज़े की सूरत हाल है उस सूरत हाल में इस तरह का इजलास होना इंतहाई खुशाइन करार दिया जा रहा है। 2011 से शाम में जारी तनाज़े के बाद शामी सदर बशार अल असद का सऊदी अरब का ये पहला दौरा है और इजलास में सूडान की खाना जंगी, फ़लस्तीन के खिलाफ इसराइल की हालिया जारहियत समेत दीगर अहम उमूर पर गौर होगा। और अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैज़ का कहना है कि इजलास में शाम के अरब लीग में मुकम्मल वापसी पर भी इस इजलास में गौर किया जाएगा। अरब लीग का ये सरबराही इजलास सऊदी अरब के शहर जद्दा में जारी है और इजलास में फ़लस्तीन, लबनान, मिस्र, बहरीन और यमन और शाम के सदर शरीक हैं। 2011 से शाम में जारी तनाज़े के बाद शामी सदर बशार अल असद का सऊदी अरब का ये पहला दौरा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इजलास में सूडान की खाना जंगी, फ़लस्तीन के खिलाफ इसराइल की हालिया जारहियत समेत दीगर अहम उमूर पर गौर होगा। बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर डॉक्टर मुसर्रत अमीन साहिबा हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। डॉक्टर साहब, अरब लीग का सरबराह इजलास सऊदी अरब में जारी है, लेकिन खास तौर पर एक ऐसे वक्त में ये इजलास हो रहा है जब सूडान में मोहलिक तनाज़े और इंसानी हंगामी सूरत हाल है और साथ ही साथ ये भी तवक्को की जा रही है कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो ताज़ा तरीन कशीदा सूरत हाल है उस पर भी बात होगी, ये भी मुतवक्के है। और सन 2011 के बाद शाम की मुअत्तली के बाद शाम की क़यादत इस इजलास में शिरकत कर रही है। इस सारी सूरत हाल में इस इजलास को ना कितना खुशाइंद है और कितने पुरुमीद होना चाहिए इसके बाद? बहुत शुक्रिया। पहले तो ये देखें कि जो पेंडेमिक 3 साल तक पूरी दुनिया में रही है उसने पूरी दुनिया की जो सिचुएशन है उसको किस तरह से क्योटिक बना दिया है। इन्फ्लेशन कहाँ पे चली गई है, दुनिया की इकॉनमी कहाँ पे चली गई, और उसके बाद चाइना और अमेरिका का जो एक आपस में तनाज़ा चल रहा है, जो कि इसको हम कोल्ड वॉर भी कह सकते हैं आपस में दोनों की, तो उसने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है पूरी दुनिया को। अब अगर आप जंप करें अरब लीग की तरफ, तो आप इसका जो पस मंज़र है वो देखें कि जब सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान जो एक ब्रोकर का जो रोल प्ले किया है वो चाइना ने, वो बहुत अहमियत का हामिल है। और सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात बेहतर हुए हैं उसकी वजह से आप देखें कि अरब लीग में इसका इम्पैक्ट कितना हुआ है। उसकी एक वाज़ेह मिसाल ये है कि सीरिया के जो जंग जारी थी सीरिया की, उसके जो बशार अल असद हैं उसको बिल्कुल भी उनको अरब लीग में या स्पेसिफिकली अगर हम बात करें KSA की तो उसमें उनको वो नहीं उनको अहमियत दी जाती, लेकिन स्पेशली उनको इनवाइट किया गया है और जो सीरिया है उसको इसका पार्ट बनाया गया है। अब इसकी वजह देखें, हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में क्योटिक सिचुएशन चल रही है और अरब लीग में क्या हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट रोल KSA का है और उसके बाद जो बढ़ते हुए मैं कहती हूँ कि वर्ल्ड लीडर बनने जा रहे हैं जो MBS हैं। आप देखें कि उन्होंने पिछले जब से उन्होंने वो बने हैं सऊदी अरेबिया के, उन्होंने चार्ज संभाला है, उसके बाद से उनकी आप स्टेप बाय स्टेप उनकी जो दुनिया के साथ ताल्लुकात और सऊदी अरेबिया के लिए जो वो कर रहे हैं, जो विजन दे रहे हैं, उसको देखें तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव और अरब लीग का जो इजलास है इस तनाजुर में बहुत अहमियत का हामिल है। और देखें कि उन्होंने जो अभी इफ्तिताई जो इजलास हुआ है जिसमें उन्होंने खिताब करके जो उन्होंने कहा है, उनकी वर्डिंग क्या थी, उन्होंने कहा है कि दुनिया जो स्पेशली ये जो हमारा रीजन है इसको हम कॉन्फ्लिक्ट
جو زون ہے دنیا کا وہ بننے نہیں دیں گے، اور اسے ہمیں دنیا جو ہے وہ پیس دیکھے گی، پیس کے طور پہ، اور نیئر فیوچر میں ہم اس خطے کو امن و امان کا گہوارہ بنائیں گے اور اسے پراسپیرٹی کی طرف لے کے جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ جب یہ بات اب اتنے بڑے فورم پہ انہوں نے کی ہے، تو ان کے پچھلے آپ دیکھیں کہ جس طرح پریگمیٹیکلی یہ انوالو رہے ہیں انٹرنیشنل جو ایشوز ہیں جو اسٹیٹس کے ساتھ ان کا، اب زیلنسکی کو بھی انہوں نے انوائٹ کیا ہوا تھا جہاں پہ وار ہو رہی ہے، یعنی کہ ان کا زیلنسکی کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا۔ آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اجلاس میں جو سوڈان کی خانہ جنگی اس وقت جاری ہے اور فلسطین کے خلاف اسرائیل کی جو حالیہ جارحیت ہے، یہ تمام امور جو اجلاس میں زیر غور آئیں گے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو حالات اتنے کشیدہ ہیں اس اجلاس کے بعد اس پہ کچھ کمی نظر آئے گی؟ دیکھیں، میں نے اسی لیے آپ کو بتایا کہ جو ایم بی ایس نے سب سے پہلے اپنے خطاب میں جو پہلی ان کی لائنز تھیں انہوں نے یہی بولی ہیں کہ ہم زیرو کانفلکٹ زون بنائیں گے اس کو۔ اس کا مطلب یہ کہ جو سوڈان کی ابھی اس پہ کریٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے ویسٹ کی طرف سے، وہ جو جیسے انہوں نے بشار الاسد کو انوائٹ کیا تو اس پہ انہوں نے ویسٹ نے کریٹیسائز کیا، اسی طرح جو سوڈان کی ابھی ٹاکس ہو رہی تھی سنڈے کو یہ ریزیوم ہونی تھی، جس کی وجہ سے وہ بھی بہت زیادہ انہوں نے کر کے وہاں پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا، ان کو ریزیوم روکنی نہیں چاہیے تھی، یہ چلنا تھا، اور یہ بہت ساری اس پہ کریٹیسزم ہو رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کتنا پریگمیٹیکلی ان چیزوں کو کر رہے ہیں، اور اسرائیل اور سیریا کا جو اسرائیل اور پیلسٹائن کی جو ایشو ابھی حال ہی میں جو زیادہ وہ اس میں وہ ایک چیز آئی اس پہ بھی وہ بات کر رہے ہیں کہ اس کا سلوشن کیا ہے۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ ان معاملات کا سلوشن نہیں ہے، جو بھی چیز ہوگی آپ سوڈان کو لے لیں یا اسرائیل کو لے لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نیگوشیشنز جو ہیں وہ بہت بڑا ٹول ہے۔ اب نیگوشیشنز آپ کس وقت کر سکتے ہیں؟ نیگوشیشنز اس وقت ہو سکتے ہیں جب اکنامکلی آپ اسٹرانگ ہو۔ تو اب اسٹرینتھ کس کے پاس ہے؟ سعودی عربیہ جو ہے پوری عرب ورلڈ کو، میرا اس خیال یہ ہے کہ اس وقت لیڈ کر رہا ہے، تو اس کو جو پیچھے سے اسٹرانگ اس کی بیکنگ ہے وہ چائنا بھی اس کی طرف کر رہا ہے، رشیا بھی اس کو کر رہا ہے۔ تو ابھی جو بھی یہ دونوں مسائل کا آپ نے بتایا، سوڈان کی بات کر رہے ہیں، اسرائیل کی بات ہے، مجھے بہت اس میں ایک ہوپ نظر آ رہی ہے کہ یہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بٹھا کے چیزوں کو، اسپیشلی جو رول ہوگا وہ ایم بی ایس کا ہوگا، وہ ان چیزوں کو سلوشن ڈاکٹر صاحبہ، مذاکرات کی میز پر آنا بہت زیادہ ضروری ہے، نیگوسیشن ہی حل ہے، جنگ ان تمام تر مسائل کا حل نہیں ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر مسرت امین صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں، تمام تر صورتحال پر آپ تفصیل سے بات کر رہی تھیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ ٹھٹھا کو سیلاب سے بچانے اور سیلابی پانی کو قابل استعمال بنا کر پینے اور آبپاشی کے لیے استعمال کرنے کے لیے شہر کے ساحلی اور پہاڑی علاقوں میں 3 ڈیم تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ بہارو ڈیم کی تعمیر کا کام بھی شروع ہو گیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں مرزا حسن بیگ۔ ٹھٹھا میں جب بھی برسات ہوتی ہے، برسات کا پانی پہاڑی علاقوں میں خطرناک تباہی پھیلاتا ہوا کچے اور شہری علاقوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی طرح سیلابی ریلا شہر کے شہر تباہ کر کے سمندر میں جا کر گرتا ہے، جس سے نہ صرف ہزاروں لوگوں کو نقل مکانی پڑتی ہے، فصلیں بھی مکمل طور پر تباہ ہو جاتی ہیں، جس سے لوگوں کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس پانی کو قابل استعمال بنانے کے لیے ایم پی اے گھوڑاواری حاجی علی حسن زرداری نے ورلڈ بینک کے تعاون سے ساحلی اور پہاڑی علاقے میں 3 ڈیم بنانے کا منصوبہ منظور کرایا ہے، جس میں سے ایک ڈیم بہارو کا کام شروع ہو گیا ہے، جبکہ دوسرے 2 ڈیموں کی تعمیر پہاڑی علاقے جمپیر میں اگلے ماہ سے شروع ہو جائے گی۔ کام اسٹارٹ ہو گیا ہے، اوچ دو ڈرین فال، اور آپ کو یہ خوشخبری دوسری بھی دے رہا ہوں کہ کوستان میں نے 2 ڈیم ریزروائر منظور کرائے ہیں ورلڈ بینک کے تھرو ایریگیشن کے، ان کا بھی عنقریب 1 مہینے میں کام شروع ہو جائے گا۔ سندھ حکومت کا یہ بہت ہی بہترین اقدام ہے کہ ڈیم بنایا جا رہا ہے، کیونکہ ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی برسات ہوتی تھی تو خاص طور پہ ٹھٹھا میں جو ہے شہر میں پہاڑ سے جو پانی تھا اتنی تیزی سے آتا تھا کہ نہ صرف پہاڑی علاقے اس کے زیر آب آ جاتے تھے بلکہ زمینی جو میدانی ہے تقریباً سب ہی ڈوب جاتے تھے اور ایک سیلاب کی صورت جو ہے وہ اختیار کر لیتا تھا۔ ان تینوں ڈیموں کی تعمیر سے نہ صرف علاقے کو تباہی سے بچایا جا سکے گا بلکہ اس کا ذخیرہ کیا ہوا پانی استعمال کے قابل ہوگا۔ مرزا حسن بیگ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ٹھٹھا۔ ناظرین، حکومت کی طرف سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد رحیم یار خان کے ٹرانسپورٹرز نے پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایے میں 10% کمی کر دی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں اشفاق احمد۔ وفاقی حکومت کی طرف سے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑی کمی کے بعد رحیم یار خان کے ٹرانسپورٹروں نے گاڑیوں کے کرایوں میں 10% کمی کر دیا ہے۔ کرایوں میں کمی کے بعد شہر کے اندر چلنے والی ٹرانسپورٹ اور بین الاضلاع ٹرانسپورٹ کے مسافروں نے سکھ کا سانس لیا۔ پہلے 350 روپے کرایہ سی، ہن 300 روپے 50 روپے دی کمی آئی ہے۔ غریب عوام ساری شکر گزار ہے جڑی ڈیزل پیٹرول دے وچ کمی آئی ہے۔ 3000 لگتا تھا وہاں دیکھو 300 بچ رہا ہے، اس سے بہت عوام خوش ہے۔ کچھ نہ کچھ ہماری گورنمنٹ ہمارے لیے کر رہی ہے۔ کرائے جو ہے ٹرانسپورٹ کے کم ہو گئے ہیں
और दूसरी जो है खाने पीने की एशिया जो है वो भी कम हो जाएगी। ऐसा ऐसा जो है वो महंगाई नीचे आ जाएगी और गरीब आदमी को रिलीफ मिलेगा। हुकूमत की तरफ से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी से मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियों के किरायों में 10% कमी का बराह रास्त फायदा आवाम को पहुंच रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10% कमी से फूड इन्फ्लेशन समेत महंगाई में कमी आएगी। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीमगढ़ खान। स्कर्दू में सतपारा डैम में पानी की सतह डेथ लेवल पर पहुंचने से इलाके में बिजली और पीने के पानी का बहरान इंतहाई कम हो गया है। इलाके में पीने का पानी टैंकर से सप्लाई किया जा रहा है। इस सूरत हाल पर देखते हैं हमारे नुमाइंदा कासिम नसीम की रिपोर्ट। स्कर्दू सतपारा डैम में पानी की सतह डेथ लेवल के करीब पहुंच चुका है, जिसके बायस स्कर्दू में इन दिनों पीने का पानी और बिजली की किल्लत इंतहा को पहुंच चुकी है। स्कर्दो के कई इलाकों में 24 घंटों में सिर्फ 1 घंटे के लिए पानी दिया जाता है, जबकि बिजली 24 घंटों में आधा घंटे से 1 घंटे वो भी वोल्टेज ड्रॉप करके दी जा रही है। बिजली सिर्फ 1 घंटे के लिए आती है हमारे इलाके में और पानी के लिए दरबदर हो रहे हैं। पानी बिल्कुल दस्तयाब नहीं है, ना पीने के लिए ना आपाशी के लिए। उधर सतपारा डैम में इतराफ के पहाड़ों और देसाई से बर्फ पिघलकर उमूमन 15 मई से पानी शामिल होना शुरू हो जाता था, लेकिन इस साल मौसम सर्द होने और मई में भी बर्फबारी होने के बायस ताहाल सतपारा नाले में बर्फ का पानी आने का अमल शुरू नहीं हुआ। वाटर सप्लाई सिस्टम के तहत करीबी इलाकों को महदूद औकात में पानी दिया जा रहा है, जबकि कुछ इलाकों को पानी के टैंकरों से पिछले 1 हफ्ते से सप्लाई दी जा रही है। इस स्कर्दो में पानी की कमी से लोगों की मामूल की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। डैम से तमाम मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए जरूरी है कि शतों नाले के पानी का रुख मोड़कर इस डैम तक लाया जाए। कासिम नसीम, PTV न्यूज़, स्कर्दो। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में खुम्बी या मशरूम की एक किस्म पाई जाती है जिसे कुछ कहते हैं, जो बेहद लजीज और विटामिन से भरपूर होती है। इसी के बारे में मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अदील अहमद खान के इस रिपोर्ट में। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाके बिलखुसूस नीलम और लीपा की वादियाँ बेशबहा जड़ी बूटियों, फलों और सब्जियों की पैदावार के लिए मौजू तरीन हैं। इन्हीं वादियों के जंगलात में जंगली मशरूम्स या खुम्बियों की कई इकसाम भी उगती हैं, जिन्हें मकामी ज़बान में गुच्छी कहा जाता है। गुच्छी से मुख्तलिफ अनवा के खाने बनाए जाते हैं। गुच्छी बेहद लजीज होने के साथ साथ तिब्बी ख्वास की हामिल भी होती है और अद्वियात में भी इस्तेमाल होती है। यही वजह है कि गुच्छी बाजार में इंतहाई महंगे दामों फरोख्त की जाती है। गुच्छी दरअसल मेडिसिनल इम्पोर्टेंस का एक पौधा है जिसको बहुत ज़्यादा अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी इसी इम्पोर्टेंस की वजह से इसकी कास्ट जो है ना वो लाखों में है। इसको लोग चुनते हैं जंगलात में, जहाँ पे ठंडी जगह हैं, मॉइस्ट जगह हैं, नमी वाली जगह हैं, वहाँ से ये लेके फिर इनको बाकायदा सुखाया जाता है और फिर ये मार्केट में सेल की जाती हैं। जिस कदर ये लजीज है, इसी कदर इसको तलाश करना मुश्किल होता है। बालाई इलाकों के लोग बाकायदा गुच्छी का कारोबार करते हैं। गांव के लोग अप्रैल के महीने में गुच्छी की तलाश में निकल पड़ते हैं, मगर ये किस्मत वालों को ही मिलती है। गुच्छी की अफादियत के पेश नज़र अब आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमती सतह पर इसकी काश्त के लिए मनसूबा बंदी की जा रही है। हमने एक पहले प्रोजेक्ट भी किया है, उसमें हमने लोगों को ट्रेनिंग भी दी है, और जो मशरूम का स्पान है ना, जिससे मशरूम पैदा की जाती है, वो मुहैया किया है, और पिछले साल से हमने इसका बाकायदा कामयाब तजर्बा किया है। अभी इसका सीज़न दोबारा काश्त का शुरू हो रहा है, जिसमें हम जिम्मेदारान को हाउस होल्ड लेवल पे और बड़े लेवल पे काश्त के लिए मटीरियल भी फराहम करेंगे। कश्मीर की सरजमीन गुच्छी या मशरूम की पैदावार के लिए मौजू तरीन है। कमर्शियल बुनियादों पर इसकी फार्मिंग करके गज़ा के साथ साथ रोज़गार के नए मौके भी पैदा किए जा सकते हैं। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, वादी जहलम, आज़ाद कश्मीर। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें हमारी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। आप मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।